सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई आज स्टार्ट करेंगे हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर और इतने अमेजिंग केस स्टडीज और मीम्स लेके आया हूं ना, जिंदगी भर के लिए चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। एनसीईआरटी है खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी से प्रॉपर मार्क करवाता हुआ चलूंगा बोर्ड्स और सीयूटी में कहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, नीचे जाके ज्वाइन कर लो। बीएसटी 75 पार ग्रुप ज्वाइन करोगे, मैं तुम्हारे बीएसटी में 75 पार लगाऊंगा, मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा और सारे नोट्स और सारी कम्युनिकेशन वहां होगी, तो याद से ज्वाइन कर लेना। अब सुनो, डायरेक्टिंग चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो हम समझते हैं डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है, राइट। अब इसकी यहां पे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। अब देखो, इसको तुमने देख लिया ना, बस देख लो, अभी समझना मत, क्योंकि जब हम अपने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, जो हमारा सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन है, तो उसके बाद जब ये आके पढ़ोगे ना, तो सब एक बारी में समझ में आ जाएगा। अभी मत्था मत मारो, अभी सिर्फ मार्क कर लो। पर हम यहां पे अभी समझ लें एक बारी आगे बढ़ने से पहले कि डायरेक्टिंग एक नॉर्मल वर्ड्स में, ये फैंसी डेफिनेशन के अलावा होता क्या है। देखो, ऑर्डिनरी सेंस में डायरेक्टिंग का क्या मतलब है। डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। डायरेक्टिंग का यार वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, डायरेक्शन देना, कि भाई उस डायरेक्शन में जाके बढ़ो। ठीक, हम यहां पे चार चीजें पढ़ने वाले हैं, मैंने जैसे भी बताया। अभी डायरेक्टिंग में आती है मोटिवेशन, यानी किसी को जाके मोटिवेट करना कि अरे भाई तू ये काम कर सकता है। लीडरशिप आती है कि लीड करना, कि भाई जैसे मोदी जी करते हैं, मेरे भाई और बहनों जाके हमें ये करना है ताकि देश सुधरेगा। उसके अलावा हमारा जो हमारे सिलेबस का पार्ट है कम्युनिकेशन, यानी जैसे मैनेजर्स, टीचर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स आके, मैं आपसे आके टेलीग्राम पे बात करता हूं, आपकी चीजें समझता हूं, आपको चीजें समझाता हूं, तो ये कम्युनिकेशन है। ये सब कुछ हम क्यों करते हैं, तीनों चारों चीजें, ताकि हम लोगों को डायरेक्शन दे पाए कि भाई इस रास्ते पे चलो और तुम्हारे भी ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। बहुत सिंपल वर्ड में, ऑर्डिनरी वर्ड्स में इसका ये मतलब है। एग्जैक्टली चीजें अभी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब एक तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, होटल ओनर डायरेक्टिंग हिज एम्प्लॉय टू कंप्लीट सर्टेन एक्टिविटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन, अ टीचर डायरेक्टिंग स्टूडेंट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। ये सारे क्या है, ये काम डायरेक्शन दे रहे कि भाई ये काम करो, ये काम करो, इस काम को करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे भी ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी होंगे, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, चीजें हद से ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा चलते जाओ। अब यहां पे क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग के। पहला क्या है, इट इनिशिएट्स एक्शन। अब समझना, अभी तक हमने चार चैप्टर्स पढ़े, क्या पढ़ा, प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग में हमने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। स्टाफिंग में हमने वो जो ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बनाया था उसमें लोगों को हायर करके फिल कर दिया। अब स्टाफ आ गया है, वो बैठा हुआ है, उसको डायरेक्शन भी तो देना हमारा ही काम है। इस चैप्टर में हम यही तो करने वाले कि स्टाफ हमने हायर कर लिया है, अब उनसे काम भी तो करवाओ, उनको जाके डायरेक्शन भी तो दो, भाई ये काम करना है। इनिशिएट का क्या मतलब होता है, मैं क्या कहता हूं, बिजनेस स्टडीज से पहले इंग्लिश सीख के आओ। इनिशिएट करने का क्या मतलब होता है, कोई चीज स्टार्ट करना। डायरेक्शन से एक्शन स्टार्ट होता है, डायरेक्शन से काम स्टार्ट होता है। मैंने स्टाफ रख लिया, अब भाई ये करो, तो काम चालू होगा, है ना। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, जब एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, प्लानिंग होती है पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग, स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है ना। पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रही है, 10 साल से बन चुकी है ना, तो उसमें क्या है, मैनेजर को हर दिन डायरेक्टिंग करनी पड़ती है अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइट। तो ये चलता रहेगा डायरेक्टिंग। व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर सेटिंग ऑफ एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सारे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, वो सेटिंग फॉर एक्शन, वो सेट करते हैं, मतलब आपको जाके रेस लाइन पे खड़ा कर देंगे कि हाँ भाई गेट सेट, ठीक है, रेडी। डायरेक्टिंग क्या कहता है, गो, जाओ, भागो, ठीक है। तो ये इनिशिएट करता है एक्शन। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब सुनो, यहां पे क्या कहा गया है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूं। तुम्हें क्या लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट कौन सी चेन है? शायद तुम्हारे दिमाग में आंसर आया हुआ मैकडॉनल्ड्स। गलत।
वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आउटलेट्स हैं सबवे के, और मैकडॉनल्ड से लगभग लगभग 30-40% ज्यादा है। पर अब क्या हुआ भाई, सबवे की ना सेल पिछले 4-5 साल से गिर रही है। अब सबवे ने क्या किया, टॉप मैनेजमेंट ने कहा सबवे नेक्स्ट खोलते हैं हम, ठीक है। ये वीडियो तुम देखते रहो, मैं समझाता जाता हूं। देखो इस सबवे नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सबवे ना बहुत डल और लेम सी जगह लगती है अगर हम जाते हैं वहां खाना खाने। इन्होंने क्या कहा, बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन हम सबवे बनाएंगे भाई साहब, यहां पे हम बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, बिल्कुल मॉडर्न सिटिंग लगाएंगे, सेल्फ सर्विस कियोस्क लगाएंगे, नए नए सारे, देखो कितनी प्यारी सिटिंग बना दी है, कितनी तगड़ी मॉडर्न एम्बियंस है ना। तो ये क्या है, अब देखो आपका सबवे की टॉप मैनेजमेंट ने देखा यार सेल ना गिर रही है, इन्होंने क्या कहा कि यार मॉडर्न करते हैं अपने सारे रेस्टोरेंट्स को, अब हम और फ्रेंचाइजी नहीं खोलेंगे, हम करंट वालों को रेनोवेट करके एक लेवल एक्सपीरियंस बना देंगे कस्टमर्स के लिए। तो अब क्या हुआ यहां पे टॉप लेवल ने, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने डिसीजन लिया। अब उन्होंने इस डिसीजन को कंट्री हेड्स को दे दिया कि हाँ भाई यूएस वाले, अमेरिका वाले, जो जो हर जगह का कंट्री के हेड है, कि हमें ऐसा ऐसा करना है। अब कंट्री हेड्स को क्या करना है, अपने वाले जो हर स्टेट के हेड है उनको बताना है कि भाई देखो ऊपर से ऐसे ऐसे ऑर्डर आया है, ये तुम्हें ऐसे ऐसे देखो प्लान बना के रेनोवेट करना है, ये टेक्नोलॉजी लानी है, ये मेन्यू आइटम लानी है, ठीक। अब स्टेट हेड ने अपने जाके इस फ्रेंचाइजी जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे उन्हें बताया, रेस्टोरेंट ओनर्स ने अपने स्टाफ को बताया कि भाई ये नई रेसिपी आई है, अब इस तरीके से सफाई करनी है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को लेके आ रहा हूं मैं, इसको पूरा रेनोवेट होगा, पूरा नया कंस्ट्रक्शन होगा। तो समझ रहे हो यहां पे क्या हुआ है, ये समझो, डायरेक्शन बनी टॉप से, पर इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई टॉप मिडल को करता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मिडल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करता है, मिडल लेवल क्या करता है, हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट को करता है, और फिर वो नीचे वर्कफोर्स को जाके डायरेक्ट करते हैं। तो हर लेवल पे होती है डायरेक्शन, राइट। अब इससे बहुत मजेदार पॉइंट निकलता है, देखो तुम्हें यहां पे एक हैक दे रहा हूं मैं बहुत प्यारा। देखो हमने ये सेकंड वाला देखा, अब इसी का ही डेरिवेशन में सिंपल सा, तुम्हें एफर्ट मार के याद नहीं करना, फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। हमने देखा हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होती है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मिडल वाला टॉप वाले को डायरेक्शन दे रहा है, टॉप वाला मिडल को दे रहा है, मिडल वाला नीचे वाले को दे रहा है, आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट जाके वर्कफोर्स को दे रही है ना। तो अब समझते क्या क्या लिखा है इन पॉइंट में, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइज परफॉर्म फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, सब हर तरीके का लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। द डायरेक्शन टेक प्लेस व्हेनेवर देयर इज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट, जहां पे एक इंसान सुपीरियर है और दूसरा इंसान सबऑर्डिनेट है, वहां पे डायरेक्टिंग एग्जिस्ट करेगी बाय डिफॉल्ट। आपका सुपीरियर जो है वो अपने नीचे वाले को डायरेक्शन देगा ही, आपके पेरेंट्स आपको डायरेक्शन देंगे ही, आपका जो कजन है जो आपकी सेम एज का है वो आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता, आप उसे डायरेक्शन नहीं दे सकते, पर आपके मामा, फूफा, मम्मी, पापा वो सब आपको डायरेक्शन दे सकते हैं क्योंकि वो आपसे सुपीरियर हैं। अब यहां पे सिंपल सी ये बात बोली गई है। अब चलो आगे बढ़ते हुए ना हम क्या करते हैं, सिंपल चीटिंग करते हैं। अभी थर्ड वाला पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, अब इसी का एक्सटेंशन जो है पॉइंट है ना फोर्थ वाला, सीधा इस पे आ जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे ऊपर चला गया, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल, फ्लोज टू द बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हायरार्की। कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है, मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं लग रही कि बस हायरार्की के थ्रू आपका जैसे जैसे हायरार्की होती है, ऊपर वाला नीचे को करता है, नीचे वाला उससे नीचे वाले को, उससे वाला नीचे वाले को, ठीक है। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, भाई ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये इतने कॉमन पॉइंट है, हर चैप्टर में दिखते हैं। अगर तुमने अभी तक मेरे लेक्चर्स पढ़े तो वो पता होगा इसका क्या मतलब है, मेरे बिना पढ़ाए हुए। मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब होती रहती है, थ्रू आउट द ईयर होगी, हर दिन होगी, हर महीने होगी, हर साल होगी, ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब डायरेक्टिंग ना हो रही ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाई मैनेजरल पोजीशन। मैनेजमेंट में कोई भी हो, कोई भी आए, कोई भी जाए, डायरेक्टिंग हमेशा होगी, हर कोई करेगा और करता रहेगा और करता जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे कैरेक्टर्स ऑफ डायरेक्टिंग, मेरे ख्याल से में हद आसान लगे होंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम अगला। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरत है डायरेक्टिंग करने की, क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई मेरा गला सूख गया धरने वाला, बट खैर चलो, डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इट हेल्प्स इनिशिएट, मजे की बात देखो, मजे की बात, हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े थे, बस उन्हीं के ही डिराइव करके, कान ऐसे पकड़ने के बाद पूरा हाथ घुमा के दूसरा कान पकड़ लिया और वही पॉइंट्स रिपीट हो रखे हैं। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएटिंग एक्शन बाय
बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन लोगों में बाय इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। मैंने जैसे बताया, डायरेक्शन जब आप किसी को दोगे तो वो क्या करेगा, वो करेगा उस चीज को जाके। मैं यहां बैठा हुआ हूं, आपने मुझे डायरेक्शन दी ये कर, तो मैं बैठा नहीं रहूंगा ना खाली, मैं जाके करूंगा। तो डायरेक्टिंग एक्शन को स्टार्ट करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है तो एग्जाम में चिपकाया आना है। इफ अ सुपीरियर गाइड इज सबऑर्डिनेट एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट अबाउट परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट। ठीक है, अगर सुपीरियर बता रहा है कि भाई हाँ ये काम ऐसे ऐसे होना है और उसके डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो भाई वो टारगेट अचीव कराएगा। अब सुनो एक माइंड ब्लोइंग चीज, ठीक है, directing integrates employees effort in organization in such a way that every individual effort contributes to organization performance। अब सुनो, इसको समझने से पहले मैं तुम्हें बहुत माइंड ब्लोइंग चीज दिखाता हूं। तुमने एप्पल का, तुम्हें पता है ना एप्पल क्या है, तुम्हें एप्पल के डिवाइसेस भी पता है। मैं एप्पल के, तुम्हें फाउंडर के बारे में नहीं पता होगा, स्टीव जॉब्स। मैं बहुत बड़ा फैन बॉय हूं स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स के ऊपर जितनी बड़ी मूवीज बनी है, जितनी बुक्स है, मैंने सब पढ़ रखा है, सब देख रखा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बहुत भयंकर चीजें बताता हूं, कुछ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई एप्पल जो है आज की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस में पहली कंपनी थी जिसकी वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन हुई थी, यानी 2000 बिलियन डॉलर। ठीक है, $1 बिलियन में पता कितना था, 8000 करोड़। यानी 2000 को मल्टीप्लाई कर लो 8000 करोड़ से, तो एप्पल की वैल्यूएशन निकलेगी। मैच कर भी नहीं पाएंगे, इंडियन कैलकुलेटर तो फट जाएगा इतनी कैलकुलेशन करते करते। एप्पल, तुम्हें पता है एक जमाने में क्या हालत थी एप्पल की, 1997 में। देखो, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को फाउंड किया था, ठीक है, और एप्पल वो कंपनी है जिसने वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बनाया, जिसने वर्ल्ड का पहला म्यूजिक डिवाइस बनाया। इनफैक्ट ये जो तुम कंप्यूटर चला रहे हो ना अपने घर में, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल ने बनाया था। उससे पहले कंप्यूटर्स इतने बड़े बड़े होते थे कि वर्ल्ड में सिर्फ जो कंपनीज होती थी बड़ी बड़ी, उनके पास ही होते थे। सब कुछ एप्पल ने, रेवोल्यूशन सारा एप्पल ने बनाया। ठीक है, एप्पल 1997 में बैंकरप्ट होने वाली थी। क्यों? क्योंकि उसके फाउंडर को 1985 में बोर्ड ने निकाल दिया था, फायर कर दिया था। कंपनी को जिसने बनाया, जिस इंसान ने, उसे ही कंपनी से भगा दिया गया था। और 13 साल 1985 से 1997 तक एप्पल की इतनी बुरी हालत हुई। उनके पास 1997 में स्टीव जॉब्स को उन्होंने दोबारा हाथ पैर जोड़ के हायर किया था ना कि भाई साहब आ जाओ, तो एप्पल के पास सिर्फ 90 दिन का बैंक बैलेंस बचा था। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी की 1997 में ऐसी हालत थी कि 90 दिन का सिर्फ बैंक बैलेंस बचा था और कंपनी डूबने वाली थी। ये जो मैं तुम्हें स्पीच, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे आ जाना अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा। ये वो स्पीच है जब स्टीव जॉब्स ने कंपनी में, एप्पल में वापसी आने के बाद दी थी कि हमारे पास 90 दिन का बैंक बैलेंस है, हम ये चीजें करेंगे इस कंपनी को बचाने के लिए। और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बना दी एप्पल। मतलब ये बात सुन के तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े हुए ना, तो शायद तुम इंसानियत से दूर जा चुके हो। ठीक है, अब इस स्पीच को ना एक बार जाके देखना, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो, टेलीग्राम पे लिंक ले लेना आके मेरे से। इस स्पीच में ना क्या किया स्टीव जॉब्स ने, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, सारी अपनी टॉप मैनेजमेंट को बिठाया, उन सबको कहा भैया एप्पल ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या तुम उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। उसने आगे 70% प्रोडक्ट्स बंद कर दिए कि सब बेफालतू की चीजें बेच रहे हो, एप्पल सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बेचती है। अगर तुम आज भी देखो एप्पल के डीएनए में है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं पर बेस्ट बेचते हैं अपनी क्लास के। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एम्प्लॉयज को, एफर्ट को इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। यहां पे क्या करते हैं, डायरेक्टिंग में जब एक लीडर बैठता है, वो सारे अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है कि भाई ये करो, ये बेफालतू की सारी चीजें बंद करो, ये करो, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। और ऐसे ही आज एप्पल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है, और अभी तो मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला एप्पल के, सुनते जाना, बहुत प्यारी स्टोरीज अभी आने वाली है। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। डायरेक्टिंग से क्या होता है, कोई इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल रियलाइज कर पाता है जो उसे खुद ही नहीं पता होती। मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं भाई। मेरे 11th क्लास तक, पर्सनल रियलिटी बता रहा हूं, मेरे 11th क्लास तक 50% से ऊपर नहीं आए थे। मैं 12th में, हमारे इकोनॉमिक्स के लोकल टीचर थे लक्ष्मण सर, उनसे जाके पढ़ा था। उनके साथ मैं 2 महीने पढ़ा। उन्होंने मेरे को एक दिन बैठ के बोला, प्रिंस तेरे 90 अबव आएंगे। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मेरे आज तक 50 अबव नहीं है, मेरे 90 अबव कहां से आएंगे।
पर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने अंदर मेरी पोटेंशियल देखी, उन्होंने मेरे लिए मेहनत करी कि मैं अपनी पूरी पोटेंशियल रियलाइज कर पाऊं, मैं अपनी देख पाऊं कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। उन्होंने जब मेरे को मोटिवेट किया, मैंने ऐसी मेहनत करी कि मेरे को सर को करेक्ट प्रूव करना है कि नहीं सर आपने सही बात करी थी। और भाई तुम्हारे भाई के इतने अच्छे नंबर आ गए, एसआरसीसी में एडमिशन हुआ, आई एम कैलकाटा में भी एडमिशन हुआ, सुखदेव में भी एडमिशन हुआ, तो सारे कॉलेजेस क्रैक करे इंडिया के टॉप। ठीक है, तो ये क्या थी, ये मोटिवेशन थी उनकी, जिससे मैं अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को फुल्ली रियलाइज कर पाया और लाइफ में कुछ कर पाया। और मेरा भी गोल तुम लोगों को यही है कि मैं तुम लोगों को जहां तुम्हारी बेस्ट पोटेंशियल है वहां तक पहुंचा पाऊं, बस तुम मेरे साथ बने रहो। ठीक है, अब सुनो, डेवलप डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है, इजी बना देना। डायरेक्टिंग से क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं वो न्यू चेंजेस को आसानी से ला पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब समझो बात को, ये मैंने पुरानी भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था पर दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो होता क्या है, कोई भी कंपनी होती है ना, वो कोई चेंज लाती है ना बड़ा, तो भाई सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं, हर एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी वेव आ रही है, तुम लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, सब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर भाई ये होगा, ये सेंचुरी से होता आ रहा है। जब फैक्ट्रीज आई थी तो लोगों ने रेजिस्ट किया, पर फैक्ट्रीज आई और टिकी। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स आए, सबने रेजिस्ट किया, पर फिर कंप्यूटर्स आए और चले। ठीक है, इसी तरीके से कोडक एक कंपनी है जो डूबी थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैमरा मैन्युफैक्चरर थे कोडक। ठीक है, पर ये डूबे क्यों, क्योंकि ये ना 1980s में फिल्म कैमरास बनाते थे। आई डोंट नो तुम लोगों की एज के लोगों ने देखा है, ये कैमरास में क्या होता था, ऐसे नहीं होता था कि फोटो क्लिक करी और स्क्रीन पे देख लिया, ट्रांसफर करके देख ली। इसमें क्या होता था, एक रील होती थी, उस पे ना नेगेटिव प्रिंट होते थे, वो प्रिंटिंग छोटी सी होती थी, और वो जाके एक भाई लाइब्रेरी में जाके, केमिकल लाइब्रेरी में, वो भाई साहब हफ्ते भर के लिए देते थे, वो केमिकल से पूरी फोटोग्राफ बन के प्रिंट होके आती थी। इतना लंबा, मुश्किल और भयंकर और महंगा प्रोसेस था। अब क्या हुआ, डिजिटल कैमरा आने चालू है, जो हम आजकल देखते हैं कि फोटो क्लिक करी भाई, स्क्रीन उसी में ही लगी हुई है, देख लो। कोडक के साथ क्या हुआ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैमरा कंपनी होते हुए भी जब डिजिटल कैमरा का रेवोल्यूशन आया, तुम्हें अब लग रहा हुआ ये तो कितनी बचकानी बात है, पर कोडक ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, इनसे ज्यादा इनके एम्प्लॉइज ने रिजेक्ट किया कि अरे ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अरे हम नहीं सीख रहे, कौन इतनी मेहनत करेगा। लोगों की जनरल टेंडेंसी होती है चेंज को रेजिस्ट करने की, और कोडक के सारे एम्प्लॉइज के साथ यही हुआ। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे इस पे काम, हम नहीं मेहनत करेंगे, हम नई चीज नहीं सीखेंगे। और इस चक्कर में सबसे बड़ा पंगा क्या हुआ, कोडक की जो मैनेजमेंट थी, लीडरशिप थी, वो कन्विंस ही नहीं कर पाई अपने एम्प्लॉइज को कि यही फ्यूचर है, इस पे काम करो नहीं तो हम डूब जाएंगे। और कोडक अल्टीमेटली जाके वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैमरा कंपनी 2000 आई गेस 11-12 में उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। तो होता क्या है, जनरली पीपल हैव द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर लोगों की जनरल आदत होती है। आज तुम देख के सोच रहे हो अरे भैया ये कितने बेवकूफ थे, बेवकूफ नहीं होते। आज तुम्हें लग रहा है ना एआई टेक ओवर नहीं करेगा, एआई टेक ओवर करेगा। जो लोग सीखेंगे वो कमाएंगे, जो लोग इसको रेजिस्ट करते रहेंगे वो करते रह जाएंगे। ठीक है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प रिड्यूस सच रेजिस्टेंस, डेवलप रिक्वायर्ड कोऑपरेशन इन इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप से, अच्छी मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस टूट जाती है लोगों में। अगर हम लोगों को बैठ के समझाए कि यार ये फ्यूचर क्यों है, कैसे सब कुछ बदलने वाला है, कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस रुक जाती है, ये लड़ाई रुक जाती है, ये प्रोटेस्ट रुक जाते हैं, और लोग इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब अगला सिंपल सा एक पॉइंट है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स फॉस्टर कोऑपरेशन कमिटमेंट अमंग पीपल। समझो, एक कंपनी को, अभी तक तो तुमने पढ़ लिया, इतना समझ गए हो, एक कंपनी को बहुत सारे लोग चलाते हैं, हंड्रेड्स एंड इफ नॉट थाउजेंड्स। एक बंदा नहीं चला सकता किसी भी कंपनी को। अब क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स होती है, तुम क्लास में भी देखते हो, ट्यूशंस में भी देखते हो, होता ही होता है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, टीचर को तो देखो मतलब नहीं है। ठीक है, तुम कमेंट्स में जाके लड़ाई करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं जाके कमेंट्स की लड़ाई सुलझाऊंगा, भाई वो तुम्हारा वेलापन है, राइट। बट भाई आपका एक मैनेजर का काम होता है पॉलिटिक्स को रोकना। अब एक मैनेजर अच्छी लीडरशिप के साथ, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मेरा कजन बता रहा था, उसकी एक कंपनी में क्या हुआ, एक बंदा ना किसी दूसरे बंदे की जाके अपने मैनेजर से कंप्लेंट कर रहा। मैनेजर ने क्या कहा, भाई तू मेरे से क्या कंप्लेंट कर रहा है, उसके काम में कमी, उसको जाके बोल, उसको जाके सुधार, उसकी जाके हेल्प कर, मेरे से क्या बुराई कर रहा है। ये होती है लीडरशिप कि भाई मेरे से मत पॉलिटिक्स कर, मेरे को मत आ, इतना अच्छा है तो जाके उसका काम सुधरवाना, तुम्हारे जो टीममेट है जाके उसका काम बढ़िया करवाओ। ये होती है लीडरशिप कि लोगों में कोऑपरेशन बढ़ाना, लोगों में पॉलिटिक्स फूट नहीं डालना, लोगों में कोऑपरेशन बढ़ाना, कमिटमेंट बढ़ाना, ताकि वो एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करे,
खुशी खुशी एक साथ काम करें और ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में हाथ बटाएं। ठीक है, तो यहां पे हमारा डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब सुनो, हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये टॉपिक पूरा कटा हुआ है, एनसीईआरटी में पूरा काट देना, इसमें से कुछ नहीं आना। अब हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में जो अभी इतनी देर से बोल रहा हूं, 4 एलिमेंट होते हैं, 4 चीजें करनी होती है हमें डायरेक्टिंग में। सुपरविजन, सुपरविजन काट देना, एग्जाम में नहीं आना है, टॉपिक कटा हुआ है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, लीडरशिप करेंगे, बाकी सारा हम अगली वीडियो में करेंगे। पर उससे पहले भाई ये देख लो प्लेलिस्ट, जितना डेप्थ में अभी पढ़ा है, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर उतनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, और तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, इनको पढ़ लिया ना, कभी जिंदगी में बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ोगे। मेरे को पता है मैं लंबे लेक्चर बनाता हूं, मैं डेप्थ में जाता हूं, पर मुझे पता है मैं क्यों जाता हूं। ठीक है, जिसने ऐसे पढ़ लिया ना, उसका बेड़ा पार। अब सुनो, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। स्टीव जॉब्स की मैंने कहानी बताई ना, एप्पल में। भाई स्टीव जॉब ने एप्पल लगभग 1970s में स्टार्ट करी थी, जब वो 27-8 के थे, और उन्होंने एप्पल को एक पब्लिक कंपनी बना दिया था, शेयर लॉन्च हो गया था, एप्पल वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बन गई थी। ठीक है, पर 1985 में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठ के डिसाइड किया कि यार ये तो बच्चा है, कंपनी इतनी बड़ी हो गई, 30-35 साल का बच्चा है, इसको भगाओ कंपनी से। ठीक है, उन्होंने कहा आप कैपेबल नहीं है उस कंपनी इतनी बड़ी को चलाने के लिए। उन्होंने हटा दिया, फायर कर दिया स्टीव जॉब्स को, जिसने कंपनी बनाई थी वर्ल्ड की सबसे बड़ी, उस टाइम भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनी बन गई थी। और मैंने जैसे बताया 12-13 सालों में कंपनी की बैंकरप्सी की हालत हो गई, तो एप्पल को जाके स्टीव जॉब्स के हाथ पैर पड़ने पड़े, भाई साहब वापसी आ जाओ, कंपनी डूब रही है। ये लीडरशिप का कमाल है। और स्टीव जॉब्स के आने के बाद तुमने देख लिया एप्पल ने क्या क्या बनाया, क्या क्या आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी बन चुकी है। ये सारे प्रोडक्ट जो तुम एप्पल के आज के डेट में, सब स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में बने थे। ये टच स्क्रीन फोन, स्मार्टफोन, सब लीडरशिप में बने थे स्टीव जॉब्स की। तो एक लीडर ना पूरी कंपनी क्या, पूरी दुनिया को बदल सकता है। भाई टाटा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो टाटा फैमिली है, उसकी वजह से चल रही है। हमें लगता है अरे 1-2 लोगों से क्या फर्क पड़ेगा, 1-2 लोग पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो यही होती है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, अब डेफिनेशन, अब थोड़ी किताबी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या होता है लीडरशिप का मतलब, कि जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों का बिहेवियर, मतलब लोग जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, उनको कोई दूसरा बंदा आता है और वो बताता है इस तरीके से मत करो, इस तरीके से चीजें नहीं करनी है, इस तरीके से करो, तो हम तरक्की करेंगे, तो हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जो तुमने सोचा भी नहीं है। ये लीडर का काम होता है। भाई देश तो हमारा गुलाम था ना, लाखों लोग हम लोग गुलाम थे, पर हमारे कुछ महान लीडर्स आए, भगत सिंह आए, ठीक है, गांधी जी आए, बहुत सारे लीडर्स आए। देखो मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा, बट उन लोगों ने आके बताया कि भाई तुम क्या गुलामी की जिंदगी बदल रहे हो, चेंज करो अपने आप को, ये तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। जाके आजादी देखो, वर्ल्ड में देखो कैसे लोग जी रहे हैं और हम कैसे गुलामों की तरह जी रहे हैं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन्होंने हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, बाय कैसे, बाय मेकिंग पीपल स्ट्राइव वॉलंटरली। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है वॉलंटरली स्ट्राइव करना, मतलब लोग क्या है, अपनी उनको ऐसे कर देना, उनका बिहेवियर ऐसे बदल देना कि वो फिर अपनी मर्जी से जाके काम करे। ऐसा नहीं है कि उन्हें बार बार आके काम करवाना पड़ रहा है, उन्हें बार बार आके बोलना पड़ रहा है काम करो काम करो काम करो। ठीक है, आपका समझो अगर उन्होंने लाखों लोगों की सेना लीड करी देश की आजादी में, स्टीव जॉब्स ने इतनी बड़ी कंपनी एप्पल बना दी, वो ऐसे नहीं बनाई कि भाई वो डेली आके लोगों से लीड कर रहा है, भाई ये करो वो करो फलान, नहीं। वो सिर्फ अपने रूम में बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बार जाके पब्लिक को लीडरशिप करी, उनको एक बार जाके मोटिवेशन करी, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, और फिर लोग अपनी तरफ से खुद करते गए। ये होती है लीडिंग, कि भाई लोगों का बिहेवियर ऐसे चेंज कर दो कि वो फिर अपनी क्षमता से जाके जान भी दे दे, जो इंडिपेंडेंस के टाइम हुआ था। और जब एप्पल आईफोन लॉन्च हुआ था ना, तुम्हें आइडिया ही नहीं है, आईफोन की एक डॉक्यूमेंट्री है, तुम बोलोगे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। आईफोन वर्ल्ड का पहला बनाने के लिए कितने लोगों के डिवोर्स हुए थे, कितने लोग महीने महीने तक घर नहीं गए थे। ऐसी स्टोरी है ना आईफोन बनने की, तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या आ जाता है हमारा फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के फीचर्स क्या है, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन क्या कहते हैं, ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप या फिर एक लीडर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। लीडरशिप क्या दिखाता है कि किसी एक इंसान की
क्या एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, मतलब उनका बिहेवियर चेंज करने की। इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो करो rather than जो तुम कर रहे थे उसकी बजाय, ठीक है। तो आपके लीडर की यही सबसे बड़ी खासियत है, सबसे महान लीडर वही होते हैं जो लोगों के सोचने का, काम करने का तरीका बदल दे, ठीक है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है। ये चीज अभी हमने पढ़ी, और इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने तुम्हें बताया भी कि हमें ये बताते हैं लीडर कि भैया जो तुम कर रहे हो, जो करने का तरीका है वो नहीं है, वो हमारा बिहेवियर चेंज कर देते हैं। लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। यहां पे समझना, ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में। यानी देखो, क्या मोदी जी की, तुम मोदी जी से कनेक्टेड हो या तुम मोदी जी से हेट करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, वो तुम मोदी जी से करते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना मोदी जी किसी और को भेज रहे हैं और वो स्पीच दे रहे हैं मोदी जी के बेसिस पे। मोदी जी को क्या कोई रिप्लेस कर सकता है? हम जो अपना प्यार देते हैं, हम जो अपनी नफरत देते हैं, आप किसी में पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, तुम किसी भी स्ट्रैटा में फॉल करते हो, वो तो तुम उस इंसान को करते हो ना। मोदी जी किसी और को नहीं ला सकते, वो किसी और को खड़ा नहीं कर सकते, वो किसी और को स्पीच के लिए नहीं भेज सकते। सेम विद एवरी लीडर इन द वर्ल्ड, चाहे वो स्टीव जॉब्स है, चाहे वो गांधी है, चाहे वो नेहरू है, चाहे वो भगत सिंह थे, सबका एक पर्सनल रिलेशन था अपने लीडर के साथ, उसको कोई रिप्लेस नहीं करा जा सकता था। इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दिखाता है लीडर और फॉलोअर के बीच में। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं नहीं बात कर रहा भाई एनसीईआरटी में हर टॉपिक में ये वाला पॉइंट आता है कि भाई कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये तुमने देख लिया, अभी मैंने स्टीव जॉब्स की वो टाउन हॉल वाली वीडियो भी दिखाई थी, है ना। तो भाई इसलिए होती है कि भाई सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो जाए। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं फिर बात नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पता है तुम्हें क्या मतलब है? ये हमेशा करनी पड़ती है, होती रहती है, वो हर दिन होगी, पूरे जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक होगी, ठीक है। तो ये भी हमने देखा हुआ है। अब सुनो भाई, आपकी बुक में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप एनसीईआरटी में काट देना, कुछ नहीं आना, पढ़ना भी मत इसको, ठीक है। हमारा अब मेन क्या आता है, लीडरशिप के स्टाइल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल या अथॉरिटेरियन लीडर। अब यहां पे क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहां पे जो दिया हुआ है ना इन्होंने, ये पॉइंटर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इन्होंने पैराग्राफ बना दिया है, पर एग्जाम में ना अभी तुम बैठ के जब याद भी करोगे और एग्जाम में भी लिख के आओगे, इसका जो भी तुम एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना। मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट टू फॉलो ऑर्डर्स। यहां पे क्या होता है कि एक लीडर होता है, हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि लीडर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कैसे कैसे तरीके रिलेशनशिप होता है, अभी क्लियर होता जाएगा। पहला हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल पढ़ रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप में होता है, जो मोनार्की में होता है। जैसे किसी अगर कोई कंट्री का किंग होता है या फिर कोई कंट्री का डिक्टेटर, हिटलर था, ठीक है, उसका क्या स्टाइल था, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, क्या है, एक्सपेक्ट ही गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे। मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, क्वेश्चन मत पूछना दोबारा, ये कर देना, ये ऑर्डर होना चाहिए, फिर वो होगा ही होगा जो बोल दिया। अगर हिटलर ने बोल दिया था अपनी आर्मी को, भाई जाके लड़ना है, आग लगानी है, वर्ल्ड वॉर करनी है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो होना चाहिए। ये होती है आपकी ऑटोक्रेटिक। कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे, ठीक है, सिर्फ एक वे कम्युनिकेशन है, मतलब वो बोल रहा है, वापस उसके पास कुछ नहीं आ रहा, वो सुन नहीं रहा वापस जो आ रहा है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ये होती है। उसके अलावा द लीडर इज डॉगमैटिक। डॉगमा का मतलब, डॉगमैटिक होने का मतलब है डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। मतलब लीडर का यहां पे क्या होता है, नेचर, उसका स्वभाव कैसा होता है कि उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसको कोई आके बताए। जो हमने पुराने अभी 2 पॉइंट्स पढ़े ना, कहीं ना कहीं उसी से ही मिक्स है ये, कि उसका नेचर, उसके स्वभाव की बात करिए बस यहां पे, कि उसका स्वभाव ऐसा है कि उसको कोई आके बोले कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे की बजाय उसे वो नहीं सुनना है। उसको कोई आके बोले कि भैया क्या कहते हैं, ये तुम गलत कर रहे हो, वो डॉगमैटिक है, वो नहीं सुनेगा, वो सर कटवा देगा, ठीक है। अब क्या है, हिज फॉलोअर इज बेस्ड ऑन assumption दैट रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। और उसके फॉलोअर्स को बहुत पता होता है क्लियरली, उनके फॉलोइंग को बहुत क्लियरली पता होता है कि अगर चीजें ठीक हुई तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर गलत हुई ना, मुंडी काट देंगे, ठीक है। किंग्स में, मोनार्की में क्या होता था, अगर कोई फौज उनकी एक राजा की हार के आ जाए, सबके गले कटवा देंगे,
ठीक है, इस तरीके की भी आर्मीज रही हैं। तो ये एक तरीके से इस तरीके की होती है। हालांकि देखो मैं तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ले गया इसको, डेमोक्रेसी भी यार कि कॉन्टेक्स्ट में बात करने लग गया, बट कंपनीज में भी ऑटोक्रेटिक, बस उसमें मुंडी काटने की वजह जॉब से निकाल देते हैं या फिर सैलरी काट देते हैं, ठीक है। बट ये होते किस कॉन्टेक्स्ट में, अब समझना, मैं तुम्हें इसका भी एग्जांपल देता हूं। दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव फॉर गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशन। कई जगह हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी लाने में, जैसे कि लाइक इन अ फैक्ट्री वेयर सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड हैज टू इंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहां पे होती है, जहां पे लेबर या फिर एक लो लेवल वर्कर के साथ काम होता है, जिसका काम सिर्फ ये होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लाके देना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझना, हमने अभी सबवे की बात करी थी, मैकडॉनल्ड, सबवे या किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की फैक्ट्री, ठीक है, वहां पे ये सबसे सूटेबल है। क्यों? क्योंकि देखो मेन्यू फिक्स है सबवे की, मैकडॉनल्ड्स की, डोमिनोज की। वहां पे जब एक सुपरवाइजर अपने सारे के सारे जो स्टाफ होता है रेस्टोरेंट में, उनसे एक्सपेक्ट करता है भाई जितना चीज बोला है ना कंपनी में, उससे एक कदम ऊपर नहीं होना चाहिए, जितनी सॉस बोली है उतनी ही सॉस डलनी चाहिए, जितना बोला है गर्म करने को मिनट उतने ही गर्म मिनट करना है, उससे 1 मिनट कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस जो चीज बोली है उसको तेजी से करते जाओ, तेजी से बनाओ, तेजी से करो जो करना है, पर चेंज कुछ नहीं होना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। सोचो, अगर तुमने बुलाया, तुमने मंगाया कि भैया मेरे को तो मैक आलू टिक्की लाके दे दो, पर जो वेटर है जिसने भी बनाया वो बर्गर, उसने अपनी मर्जी से मैक आलू टिक्की बजाय तुम्हें मैक चिकन दे दिया, फायर है वो हाथ के हाथ, ठीक है। वहां पे कोई चेंज नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल यहां पे सूटेबल होता है ऐसे तरीके के कामों में, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक मीम भी दिखा दूं, हालांकि थोड़ा सा डार्क मीम है, बट ये देखो कहां पे यूज होता है ऑटोक्रेटिक। मैनेजर साहब, ये फैक्ट्री तुम्हारे बाप की है। जब जी में आया काम पर आ गए, जब जी में आया छुट्टी मना ली। तुम एक हफ्ते तक काम पर नहीं आए, कहाँ मर गए थे? मैं अचानक गांव चला गया था, मेरी बीवी मर गई था। ज्यादा नाटक नहीं, ये बीमारी और मरने के नाटक मैं बहुत सुन चुका हूँ। इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम पर आएगा उसकी ना तो बीवी मरेगी ना मां मरेगी, कोई नहीं मरेगा। ये देखो, ये है क्या है, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है कि भैया ये ऐसे ही होना है, और फैक्ट्रीज में ऐसे ही स्टाइल फॉलो होता है। हालांकि इतना इंटेंस नहीं होता अब तो आज के टाइम में, बट हाँ ये यहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल लगता है। अब सुनो, बट देयर आर, अच्छा, एक क्विक डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि उसको किसी से सलाह ही नहीं लेनी, तो भैया वो फटाफट जाके जो डिसीजन लेना है ले लेता है। बट देयर आर मेनी वेरिएशन, ऑल्सो लिसन टू एवरीवन ओपिनियन। अब यहाँ पे बस इन्होंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऑल्सो, और दूसरी भी वेरिएशन होती है लीडरशिप की, अब उनकी बात करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेसी क्या होती है, सुनो मेरी बात। मैंने अब तुम्हें इतनी देर से स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दे रहा था कि 1985 में फायर कर दिया गया था स्टीव जॉब्स को। समझना, एक कंपनी जो होती है ना, वो हमेशा डेमोक्रेसी से चलती है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो तुम आगे जाके लाइफ में बहुत सीखोगे। एक कंपनी को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। कंपनी का कोई भी डिसीजन हो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, और डिसीजन वो कैसे लेते हैं, वोटिंग से। कि अगर मानो एक बोर्ड में 10 डायरेक्टर हैं या 9 डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो सब वोट करेंगे। अब स्टीव जॉब्स जो एप्पल की फाउंडर थे, 1985 में ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें कंपनी से फायर कर दिया गया था। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उन्होंने वोट डाला, कंपनी से निकाल दिया। क्योंकि जिस इंसान को सीईओ बनना था स्टीव जॉब्स की बजाय, उस इंसान ने, जॉन स्कली थे वो, उन्होंने जाके बोर्ड्स को कन्विंस कर दिया कि भैया ये तो बच्चा है, मुझे हायर, मैं चलाऊंगा कंपनी, या डुबा देगा कंपनी, तो उसको फायर कर दिया। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ही चलती है हर कंपनी में। अब देखो यहां तो ऑल दो डिसीजन उल्टा पड़ गया, गलत हो गया, बोर्ड से गलती हो गई, एप्पल बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई, पर ये लीडरशिप स्टाइल ना वर्ल्ड की सब कंपनीज फॉलो करती है, और ये रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यही बेस्ट स्टाइल है। एप्पल के केस में गलत हो गया, पर भाई एक कंपनी को हमेशा उसके लीडर्स, उसके बोर्ड ही चलाते हैं, और वही बेस्ट होते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत समझदार होता है, और वो जो फाउंडर होता है ना, जो कंपनीज बनाते हैं, एक लेवल पे आके उनसे भी बढ़िया हो जाता है, और फिर वो क्या है, उसको निकाल भी सकता है, उस कंपनी के सारे डिसीजन बोर्ड ले सकता है अपनी वोटिंग के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब क्या है, अ डेमोक्रेटिक लीडर will always develop an action plan and makes a decision in consultation with his subordinates। अब डेमोक्रेटिक लीडर क्या करेगा भाई, वो अपने सारे सबऑर्डिनेट से सलाह करेगा और समझेगा कि भाई
कौन सा लीडर, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज मोर कॉमन नाउअडेज। अभी आजकल यही चलती है, फैक्ट्री में भी आजकल यही चलती है, ठीक है। सिंस लीडर ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पे उन्होंने समझा, आज की डेट में नई कंपनी से समझा है कि यार लोग ना सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब वो भी इन्वॉल्व हो पाते हैं डिसीजन मेकिंग में, ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए और अपने भी फुलफिल कर पाए। लेसाज फेयर और फ्री रीन लीडरशिप, यहां पे क्या होता है इस लीडरशिप स्टाइल में, देखो यहां पे भी डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं था, पर यहां पे भी इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, मैं एक एक करके समझा देता हूं। यहां पे क्या होता है, लीडर ना आता है, वो बताता है भैया ये काम करना है, और फिर वो चला जाता है, फिर वो कहता है तुम अपने आप देख लो, जो करना है कर लेना, मैं आके बस अपडेट ले लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा फैक्ट्री में बेस्ट ऑटोक्रेटिक रहती है लेबर से काम करवाने के लिए, ठीक है। बोर्ड में बड़े लेवल के कामों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेमोक्रेसी बेस्ट रहती है, पर छोटी मोटी चीजों के लिए लसाज फेयर बेस्ट रहती है। आपको मानो ऑफिस की एक पार्टी करवानी है, ऑफिस में ना रेगुलर मंथली बेसिस पे पार्टी होती रहती है, तो मानो इसमें क्या होगा, मैनेजर कहेगा अपनी टीम से आके 10 लोगों की, यार देखो इस हफ्ते ये पार्टी करनी है, 50,000 का बजट है, अपने आप डिसाइड कर लो। तो क्या है, वो 10 लोग बैठेंगे, अपने आप ही सोच लेंगे क्या वेन्यू है, क्या खाना होना चाहिए, कैसे करना है, क्या कोड रहेगा, क्या ड्रेस कोड रहेगा, ये सब वो डिसाइड कर लेंगे और मैनेजर को बता देंगे सर 50,000 के बजट में ये काम हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, मैनेजर चला गया, मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, मैं चला गया, कर लो अपने आप, जो करना है कर लो, ठीक है। सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल, ठीक है। बट मैनेजर चला गया, बट वो अगर बिल्कुल कोई नीड पड़ गई ना तो वो आ जाएगा। मानो भाई तुम 10 लोग, तुम भी हो उसमें, तुमने आके बोल दिया कि भैया इस हफ्ते की पार्टी में ड्रग्स रखेंगे, अब मैनेजर आएगा और बोलेगा भाई नहीं ये नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्युटली एसेंशियल है, तो आ जाएगा। द फॉलोअर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इन फॉर्मुलेटिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव देम। फॉलोअर्स को अपना खुद ऑटोमेटेड किया जाता है, वो कहा जाता है भैया अपने ऑब्जेक्टिव खुद देखो और कैसे अचीव करना है खुद देखो। द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इशू देमसेल्फ, और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने आप खुद ही काम बांट लेते हैं और जो भी इश्यूज आते हैं वो खुद ही उसको रिजॉल्व करते हैं, उसमें मैनेजर को नहीं परेशान करते कि भैया लोकेशन फाइनल नहीं हो रही, खाना समझ नहीं आ रहा, खुद देखो। The manager is there only to support them and supply them the required information to complete the task assigned. मैनेजर सिर्फ वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर मानो कोई चीज नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैनेजर ज्यादा से ज्यादा हम कॉल करके सलाह ले सकते हो कि सर ये चीजें क्या करें। पर मैनेजर क्या कहेगा, भैया जो इश्यू आ रहे हैं काम अपने आप में बांटो, अपने आप करो, जो इश्यू आ रहे हैं अपने आप में रिजॉल्व कर लो, कोई बिल्कुल ही चीज अटक गई तो मेरे को कॉल पे मैं अवेलेबल हूं, सलाह ले लेना, और कोई कांड करा तो आके मैं फिर रोक भी सकता हूं। तो मैनेजर चला गया रूम से, वो खुद अपने आप करते रहो। इन एट द सेम टाइम द सबऑर्डिनेट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। और यहां पे एक चीज ये भी होती है कि साथ के साथ सबऑर्डिनेट भी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो ढंग से हो, सही से हो, और उसमें कोई कमी ना हो, और कुछ कमी हो गई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सुनो, ये टॉपिक हो गया यहां खत्म, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोली गई, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अ लीडर में चूज टू एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टाइल व्हेन रिक्वायर्ड। एक ही लीडर और एक ही टीम में एक लीडर चूज कर सकता है कि उसको कौन सा स्टाइल लेना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एग्जांपल देता हूं, मानो तुम और मैं, और यहां पे हमने 10 बच्चे और हायर कर लिए कमेंट सेक्शन से, ठीक है। हम ना एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी खोलते हैं कि भैया एप्स बनाएंगे लोगों की जो भी उनको रिक्वायरमेंट आई। अब मानो मेरे पास जो भी एप्स आती है ना, मानो मेरे पास आई है गेम बनाने की ऐप, ठीक है, मैं हमेशा ना तुम सबसे सलाह लूंगा कि यार तेरे पास कितना खाली टाइम है, कितने टाइम हम इसको डिलीवर कर पाएंगे, कितना हमें खर्चा बोलना चाहिए, क्या क्या हमें फीचर्स बताने चाहिए। तो मैं सबसे सलाह लेके क्लाइंट के पास जाऊंगा कि सर ये मेरी टीम ने बोला यहां तक डिलीवर हो जाएगी, इतना खर्चा आएगा, है ना, ये हुआ डेमोक्रेटिक। बट मानो एक मेरे पास फूड का आया कि भैया एक रेस्टोरेंट की ऐप बनाई, डोमिनोज आ गया मेरे पास एक दिन उठ के कि भैया हमारी ऐप बना दो। अब भाई उन्होंने पर मेरे को ऑन द स्पॉट बोला हाँ या ना करो, तो यहां पे मैं डेमोक्रेटिक नहीं यूज करूंगा, यहां पे मैं ऑल्दो मैं डेमोक्रेटिक लीडर हूं, पर यहां पे मैं ऑटोक्रेटिक बन जाऊंगा कि भैया डोमिनोज को थोड़ी ना मना करेंगे, ये तो बिल्कुल जल्दी चाहिए, ये तो हाँ करना ही करना है। फिर मैं जाके टीम को बताऊंगा भैया देखो डोमिनोज का ऑर्डर था आपका, भैया मैं नहीं मना कर सकता था, बनानी है इसको, जैसे भी बनाओ, बहुत मोटा पैसा आएगा और कल को हम भाई साहब मार्केट में ढिंडोरा पीट देंगे, डोमिनोज की हमने बनाई है, ठीक है। तो एक लीडर ने डेमोक्रेटिक यूज किया, उसी लीडर ने ऑटोक्रेटिक भी यूज कर लिया। और लसास फेयर कैसे यूज हो सकता है, मानो ऐप का कोई फीचर है, डोमिनोज की ऐप आ गई, हमने कहा भैया मेन्यू डिजाइन करनी है, ठीक है, मेन्यू की पूरी क्या कहते हैं अपलोड करनी है ऐप पे। तो वहां पे मैं क्या कहूंगा अपने भैया वर्कर्स को, टीम को, भैया तुम 3 जाओ वहां पे उनके ऑफिस में जाओ, उनके रेस्टोरेंट में जाओ, देखो उनके क्या क्या मेन्यू है, खुद जाके कर लेना, इतना इजी काम है, इसमें मेरी क्या जरूरत है, खुद जाके मेन्यू बनाओ, खुद जाके देख लो, खुद ही जाके ऐप पे चढ़ा देना, बात खत्म, मेरे को दिखा देना फाइनल में, ओके। बस ये होता है, यहीं पे इन्होंने लसास फेयर भी यूज कर लिया।
तो इस तरीके से मिक्स होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात भैया, लास्ट यहां तक वीडियो देखिए, पसंद आई है, इतनी मेहनत, मेरा गला सूख गया बोल बोल के, तो तुम कितनी मेहनत करोगे? लाइक कर देना, कमेंट तुम्हारा बहुत जरूरी है मेरे लिए, कमेंट बताना वीडियो को कैसी लगी वीडियो, और कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, और मेरा 10,000 बच्चों को पढ़ाने का सपना है, वीडियो शेयर कर देना, विल मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।